औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dears, today we are going to discuss about a new chapter, lecture number 12, chapter number 10, first year bio, forms and function in plant, forms and function in plants. My dear, इस चैप्टर में हमने डिस्कशन करना है फॉर्म्स एंड फंक्शन। मतलब इसका ये है कि प्लांट बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन को, फिजियोलॉजिकल रोल को हमने डिस्कस करना है। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि प्लांट न्यूट्रिशन, किस किस्म के न्यूट्रिएंट यानी प्लांट को चाहिए, और उसके बाद फिर हमने डिस्कशन करना होगा प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन के लिहाज से फिर कितने किस्म के हैं, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, प्लांट्स में फिर वाटर रिलेशन किस तरह है, और कौन से आर्गन है जिसके ज़रिए प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, और फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट बॉडी में, और प्लांट बॉडी में खुराक कहाँ पे बनता है, फिर ये खुराक किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर उसके बाद है कि यार प्लांट में कौन से टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, मीन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, प्लांट कितने कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। फिर इसके बाद सपोर्टिव टिश्यू है, सपोर्टिव टिश्यू के बाद ग्रोथ टाइप से, किस किस्म के टिश्यू से ग्रोथ होता है वही हमने डिस्कस करना है, और प्लांट हार्मोन और प्लांट मूवमेंट, और लास्ट टॉपिक इसमें है वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियाडिज्म और फाइटोक्रोम और फ्लोरोजन। तो ये टॉपिक हमने इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट या प्लांट न्यूट्रिशन। ये तो हमें मालूम है कि जितने प्लांट से जितने एनिमल है, द नेम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको न्यूट्रिएंट की जरूरत होता है। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब ये है द प्रोसेस which are involved in taking in लेना and utilization of nutrient. This is known as what? Nutrition. Yani the process involved in taking in of nutrient and their utilization, that is collectively known as what? कि किस प्रोसेस के जरिए न्यूट्रिएंट लिया जाता है और किस प्रोसेस के जरिए ये यूटिलाइज होता है, दिस इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें भी है, प्लांट में भी है, अदर एनिमल में भी होता है। तो ये प्लांट न्यूट्रिशन हो गया। अब हमने न्यूट्रिएंट का वर्ड इस्तेमाल किया कि न्यूट्रिएंट के लेने और इस्तेमाल होने में जो प्राइस इन्वॉल्व, दैट इज न्यूट्रिशन। फिर ये न्यूट्रिएंट जो है किसे कहते हैं न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट का मतलब यह है एनी सब्सटेंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी इज नोन एज व्हाट? हर वो सब्सटेंस जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, दिस इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिएंट। फिर ये न्यूट्रिएंट हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू, मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्दर दो किस्म के हैं, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। एम एन का मतलब है मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल है सीएमजीज। मैं वैसे इसको सीएमजी किसका होता है, लेकिन वो कैसे कोई आप लोग ये ना समझे कोई सीएनजी में इंजी नहीं है। सी ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, सीएमजीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब आप लोग याद रखते हैं प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट वो है जो प्लांट बॉडी को बहुत ज़्यादा मकदार में इसकी ज़रूरत होता है, दैट इज़ नोन एज व्हाट?
यानी हर एक प्लांट की ये डिमांड होता है। और सॉइल में ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट का यूजुअली कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि ये हर प्लांट डिमांड होते हैं और सॉइल से इसको एब्जॉर्ब करता है। सो फ्रॉम दिस सीजन इट इज़ लेस इन द सॉइल यूजुअली। और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, फिर प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर कमी होता है तो फसलों को ये ज़मींदार हज़रात अपने मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं कि ये ज़रा अच्छी तरह ग्रो कर ले। और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये फिर थोड़ा बहुत रीजनेबल अमाउंट में अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका सोर्स ग्रास क्लिपिंग भी होता है, यानी ग्रासेस के ये रिमेन्स जो होते हैं जो सॉइल में रह जाए और डिकम्पोज हो जाए, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इससे भी हासिल होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट are those nutrients which are required to the plant body in lesser amount. They are known as what? Micronutrient. Micronutrient जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कापर है, बोरान है, आयरन है, सो मैनी अदर, मालिब्डिनम है वगैरह। तो मतलब क्लोरीन वगैरह भी इसमें आते हैं, क्लोरीन वगैरह। तो आप लोग ये न समझे कि मतलब कापर, आयरन और बोरान और क्लोरीन और ये सारे चीज़ें ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो अगर ये प्लांट बॉडी में मतलब इसकी कमी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं होता। नो, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट है या मैक्रो है, और मैक्रो में अगर सेकेंडरी है या प्राइमरी है, हर एक न्यूट्रिएंट का प्लांट बॉडी में अपना अपना रोल होता है। और अगर वही न्यूट्रिएंट प्लांट बॉडी में डिफिशियंसी आ जाए, इट विल काज deficiency symptoms inside the plant body, due to which plant body become weak और stunted growth होता है, weak हो जाते हैं, और जिसकी वजह से plant body खराब हो जाता है। आप लोगों के बुक में आप लोगों को एक असाइनमेंट है कि एक चार्ट दिया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट ऊपर लिखा है, फिर लिखा है नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट, यूज इन द पाम, जिस पाम में इस्तेमाल होता है, और पर्पस, किस मकसद के लिए, प्लांट बॉडी में किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा चार्ट आप लोगों ने याद करना होगा कि सपोज नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एनपीके जिसे कहते हैं, इसका प्लांट बॉडी में क्या रोल है, पोटेशियम का क्या रोल है, सल्फर का क्या रोल है, ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट आप लोगों ने रीड करना है कि इसका प्लांट बॉडी में क्या रोल होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से प्लांट टाइप्स, ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर आप लोग इसको देखते हैं, आप लोग कहेंगे कि सर इसमें टाइप्स की क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन के लिहाज से तो प्लांट एक ही कैटेगरी का है। और वह लोग आप लोग कहेंगे कि न्यूट्रिशन के लिहाज से तो प्लांट एक ही कैटेगरी के, ये है कि बस सारे ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना। ठीक है, यूजुअली ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केसेस है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे कैटेगराइजेशन करता हूँ, इसमें कि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन 3 टाइप से, एक को आप लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक तो ठीक है, ये तो बस ग्रीन प्लांट्स है, दे आर फोटोसिंथेटिक। दूसरा जो है हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक। और तीसरा जो है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस या स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉपिक तो ग्रीन प्लांट है, मेजॉरिटी प्लांट्स आर ग्रीन, ऑटोट्रॉपिक प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो खुराक तैयार नहीं कर सकते। ये फर्दर 2 कैटेगरी के हैं, पैरासिटिक, सेप्रोपेटिक। अब देख ले, प्लांट में भी पैरासिटिक सेप्रोपेटिक है, ये प्रीवियस कोर्स में था। ये 2 चीजें आप लोग वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अपने ऊपर बोझ न लेना, ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट है, पैरासिटिक और सेप्रोपेटिक। पैरासिटिक फर्दर 2 किस्म के हैं, पार्शियल और टोटल। पार्शियल का एग्जांपल मैं दे रहा हूं मेसल-2, और टोटल का एग्जांपल है कस्क्यूटा।
मिसल्टू ऐसा प्लांट है कि ये ग्रीन होता है, छोटा सा प्लांट होता है, और दूसरे प्लांट अक्सर ये अखरोट और वालनट नहीं, वालनट, अखरोट और जैतून के दरख्त के ऊपर, कंसिडर माई हैंड इज अ ट्री ब्रांच, और ये मारकर कंसिडर कर ले मिसल्टू। ये मिसल्टू ग्रीन है, अपना खुराक खुद तैयार करता है। चूंकि इसका कनेक्शन साइल के साथ नहीं है, ये अपना वाटर और मिनरल लेता है इसी ब्रांच से, तो वाटर और मिनरल के लिहाज से इसी प्लांट पे डिपेंड करते हैं, बाकी ये खुद गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इसके लीव्स में खुराक तैयार होते हैं, सनलाइट फिक्सेशन हो सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन होता है। तो ये मिसल्टू पार्शियल पैरासाइट होता है। एक होता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इस तरह थ्रेड लाइक होता है, जैसे तारुन होते जड़, अगर आप लोगों ने देखा है ये जिजिपस बेरच होता है, इसके ऊपर इसने एक येलो जाल सा बनाया होता है और ये टोटली पैरासाइट होते हैं, इसमें किसी किस्म के लीव्स वगैरह कुछ भी नहीं है, थ्रेड लाइक होते हैं और ये अपना खुराक मतलब उसी प्लांट से लेते हैं बाई मीन्स ऑफ हस्टूरिया, बाई मीन्स ऑफ द टोटल पैरासिटिक प्लांट टेक फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट बाई मीन्स ऑफ हस्टूरिया। और सेप्रोफिटिक भी इसी तरह दो किस्म का है, जो अपना खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, तो ये फर्दर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ये भी मतलब टोटल सेप्रोफाइट और टोटल और पार्शियल। टोटल का एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा और न्यूट्रिया। मोनोट्रोपा, न्यूट्रिया, ये दोनों जो है थिक शेडी फॉरेस्ट में होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है। और पार्शियल का एग्जाम्पल है स्पाइरेंथिस। पार्शियल का एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरेंथिस, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी खुराक लेते हैं और खुद भी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो ये वजह से मैंने आप लोगों को हेटरोट्रॉपिक एग्जाम्पल दिया कि प्लांट में भी हेटरोट्रॉपिक है, कुछ पैरासिटिक कुछ सेप्रोफिटिक, लेकिन बहुत कम है। तो मेजॉरिटी प्लांट हमारे साथ ऑटोट्रॉपिक है। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट या स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन की चीज है। स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट ये है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस, कार्निवोरस प्लांट्स, ये कौन से प्लांट्स होते हैं? इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस। इसको स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। कुछ प्लांट हमारे साथ ऐसे भी है कि वो ऐसे जगहों में ग्रो करता है कि वहां पे नाइट्रोजनस कंपाउंड का डिफिशियंसी होता है, और जब उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड का डिफिशियंसी होता है तो ये प्लांट अपने नाइट्रोजनस सब्सटेंस को पूरा करने के लिए क्या करता है? इंसेक्ट को एज ए फूड इस्तेमाल करता है। और जब ये इंसेक्ट को एज ए फूड इस्तेमाल करता है तो इस प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट ऐसे जगह में ग्रो करते हैं कि वहां पे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का डिफिशियंसी होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्शी प्लेसेस में होता है, दलदली जमीने में होते हैं मार्शी प्लेसेस। ठीक है, अब ये इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट ये तो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ये भी ऑटोट्रॉपिक में आता है। लेकिन अगर इसको इंसेक्ट न मिले तो कुछ नहीं होता, ये तो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। लेकिन अगर इंसेक्ट न मिले तो ये प्लांट इफेक्ट होता है। किस तरह इफेक्ट होता है? इसका यील्ड इफेक्ट होगा, इसका ग्रोथ इफेक्ट होगा। नाइट्रोजनस सब्सटेंस की डिफिशियंसी की वजह से इसका पैदावार, यील्ड, सीड, फ्रूट्स वगैरह प्रोडक्शन, ये इफेक्ट होगा और इसका ग्रोथ भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। तो इस वजह से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है इंसेक्ट इस्तेमाल करता है। और ये फर्दर दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैसिव ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैसिव ट्रैप की पैसिवली इंसेक्ट को लेता है। और एक होता है एक्टिव ट्रैप, एक्टिव ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैसिव ट्रैप का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पिचर प्लांट। कोई एक प्लांट नहीं है, पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट्स, दैट इज में क्या लिख लें? नेपेंथिस, डार्लिंगटोनिया, सरासीनिया वगैरह।
नेपेंथिस और डार्लिंगटोनिया के फैमिली का नाम है नेपेंथेसिया, और सरासिनिया प्लांट के फैमिली का नाम है सरासिनिएसिया। सरासिनिएसिया। नहीं, ये दोनों जो है, ये दोनों बिलोंग करता है सरासिनिएसिया। सरासिनिएसिया। Sarracinaceae is the name of the family to which Darlingtonia and Sarracenia belong. और नेपेंथिस जो है ये ऐसा पिक्चर प्लांट है कि इसके फैमिली का नाम है नेपेंथेसिया। और इस तरह एक्टिव ट्रैप का एग्जाम्पल है संड्यू, ड्रासिरा इंटरमीडिया, संड्यू। और दूसरा है बटरवर्ट। बटरवर्ट तो मतलब संड्यू का बोटानिकल नाम है ड्रासिरा इंटरमीडिया। ड्रासिरा इंटरमीडिया। बटरवर्ट्स का नाम है पिंगिक्यूला। पिंगिक्यूला। अब ये पैसिवली इंसेक्ट को लेता है, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसिवली। और ये एक्टिवली इसके लीव्स के ऊपर ऐसे स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है कि जब उसी लीव्स के साथ कोई इंसेक्ट हवा में उड़ते हुए और इसी लीव के साथ टच हो जाए तो वो स्टक हो जाते हैं लीव सरफेस के साथ। तो जब स्टक हो गया तो लीव सरफेस के ऊपर जो है ना प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होता है और वो इसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टेड इंसेक्ट पार्ट जो है वो डाइजेस्टेड फूड है, उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो प्लांट बॉडी के सारे सेल्स को डिफ्यूजन के जरिए सारे बॉडी सेल्स को फिर फ्लोएम के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस तरह ये पैसिवली इंसेक्ट को लेता है। अब इसमें ये चीज़ याद रख ले कि जो संड्यू है, संड्यू जो है ड्रासिरा इंटरमीडिया ड्रासिरेसी के साथ बिलोंग करता है। ये कौन से संड्यू, बोटानिकल नेम ड्रासिरा इंटरमीडिया, इट बिलोंग टू ड्रासिरेसिया। और बटरवर्ट जो है इट बिलोंग टू द नेम ऑफ द फैमिली लेंटिबुलेरिएसिया। लेंटिबुलेरिएसिया, लेंटिबुलेरिएसिया। और दूसरा ड्रासिरेसिया। Droseraceae is the name of the family और Lentibulariaceae is also is the name of the family. ओके जी। बाकी एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखना है। ये पिक्चर प्लांट जो है ये पिक्चर लाइक होता है, इसका कुछ यूं होता है। ये पिक्चर है, ये लीफ लेमिना। द लीफ लेमिना ऑफ द पिक्चर प्लांट इज जस्ट लाइक पिक्चर। ये लीफ का लेमिना है, एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ इज नोन एज बट लीफ लेमिना। ये बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह पिक्चर होता है और ये इसके ऊपर लिड होता है, इसके ये किनारे और ये लिड बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पे नेक्टर बनता है, रिलीज होता है हनी लाइक जूसेस। ये काइल्ड पेट्यूल हैं और ये लीफ बेस है, दैट इज लीफ बेस। ये लीफ नहीं है, ये लीफ बेस है। जिस तरह आम लीफ का लीफ बेस होता है, ये लीफ बेस है। ये काइल्ड पेटियोल है, काइल्ड पेटियोल। और ये जो है पिक्चर लाइक लेमिना और ये लिड है। व्हाट इज दिस? लिड ऑफ द पिक्चर। जब कोई इंसेक्ट आता है ये बहुत ये जगह खूबसूरत होते हैं, दे अट्रैक्ट, इधर बैठ जाता है और इस पर डाउनवर्ड सिलिया होता है इसी तरह। तो जब इंसेक्ट बैठ जाते हैं और इसको हनी लाइक जूस नेक्टर मिलता है तो ये इंसेक्ट ड्रॉप डाउन नीचे गिर जाता है। जब गिर जाते हैं द लिड इज सेंसिटिव, लिड इसके पीछे बंद हो जाता है। फिर ये इंसेक्ट वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन ये डाउनवर्ड सिलिया इसको नहीं छोड़ता। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होता है और वो इंसेक्ट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। छोटे छोटे हशरात, ये कोई हिमालय के पहाड़ों में होते हैं लेकिन इतने कॉमन नहीं होते। तो ये एज ए इंसेक्ट को एज ए फूड इस्तेमाल कर गया, वो इंसेक्ट का डाइजेस्टेड फूड इसका बॉडी पार्ट्स बन जाता है। ठीक है जी, दैट इज ऑल अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ वी कम टू द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है? प्लांट बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
तो प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। कुछ ऑक्सीजन प्लांट बॉडी खुद भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके इस्तेमाल से ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए बाहर इखराज करता है। तो प्लांट बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन इसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? स्टोमेटा। Gaseous exchange occur by microscopic pores which is known as what? Stomata. Stomata किसे कहते हैं? A pore surrounded by two guard cell. These are the guard cell. ये चौकीदार सेल हैं, guard cell जिसे कहते हैं। This is the second guard cell. और सेंटर में ये पोर है, ये सुराख है, पोर। तो आप लोग स्टोमेटा को किस तरह कह सकते हैं? अगर एमसीक्यूज में आ गया, a pore surrounded by two guard cell is known as what? Stomata. या a pore surrounded by two dumbbell shape or kidney shape cell. इस तरह अगर क्वेश्चन आ गया, a pore surrounded by dumbbell or kidney shape सेल इज, तो इसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर है लेंटिकल, अगर ये है क्यूटिकल, अगर ये है स्टोमेटा, और अगर ये है आल, तो आप लोग आल नहीं कर सकते। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टोमेटा। अब इसमें एक और एमसीक्यू ये याद रख ले, स्टोमेटा का नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है। कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा बोथ अपर और लोअर एपिडर्मिस में होता है, उसको आइसोबाइलेटरल कहते हैं। और कुछ प्लांट में या लोअर में होगा या अपर एपिडर्मिस में होगा, इसको डार्सोवेंट्रल कहते हैं, डार्सोवेंट्रल कहते हैं। तो इसके नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ होते हैं। कुछ प्लांट में नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ प्लांट में स्टोमेटा बहुत कम होता है। और जिस प्लांट में पानी का डिमांड ज़्यादा हो, जिस तरह राइस प्लांट को देख ले, मेस को देखे, शुगर केन को देखे, स्टोमेटा भी ज़्यादा है और पानी भी ज़्यादा लेता है, तो उससे इखराज भी ज़्यादा होता है। फिर अगर आप लोग किसी राइस फील्ड के अंदर दाखिल हो जाए दोपहर के टाइम, और उससे इतना ट्रांसपायरेशन होता है, एक्स्ट्रा पानी इससे खारिज होता है और उसमें एक्स्ट्रा हीट भी खारिज होता है कि उधर हबस होता है। अब स्टोमेटा के ये आउटर वॉल जो है इसका, ये फ्लेक्सिबल होता है। द आउटर वॉल ऑफ द स्टोमेटा इज फ्लेक्सिबल, लेकिन इनर वॉल जो है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये थिक होता है। बाकी स्टोमेटा जो होता है इन एंजियोस्पर्म डाइकाट, स्टोमेटा इज option kidney shape. Kidney or bean shape is the same thing. लेकिन in monocot stomata is dumbbell shape. डम्बल शेप कुछ यूं होता है, इसी तरह ये डम्बल शेप होता है और वो ये डम्बल शेप स्टोमेटा है, और किडनी शेप इसी तरह होता है। तो मीन डाइकाट में आप लोगों के साथ किडनी शेप या बीन शेप होता है, और मानोकाट में आप लोगों के साथ ये डम्बल शेप होता है। मानोकाट में ये डम्बल शेप, डाइकाट में बीन या किडनी शेप होता है। स्टोमेटा जो है इसके इर्द गिर्द इसी तरह स्पेशल टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल्स होता है जिसको सब्सिडरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब्सिडरी सेल। इस सब्सिडरी सेल किडनी शेप, गार्ड सेल
और इसी पोर, इन तीनों का कलेक्टिव नाम है स्टोमेटल अपरेटस। अगर क्वेश्चन आ गया, स्टोमेटल अपरेटस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल एंड पोर। द पोर, द गार्ड सेल एंड द सब्सिडरी सेल, द पोर, द गार्ड सेल and the subsidiary cell are collectively known as what? Stomatal apparatus। क्या कहेंगे उसको? Stomatal apparatus। स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन जो होता है, ये एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए होता है। 90% ट्रांसपायरेशन अकर बाय मींस ऑफ स्टोमेटा। क्यूटिकल जो होता है ये थिक वेक्सिलियर होता है, यूजुअली ट्रांसपायरेशन को मना करता है, लेकिन फिर भी क्यूटिकल के जरिए 5 to 7% ट्रांसपायरेशन होता है, और 1 to 2% ट्रांसपायरेशन लेंटिकल के जरिए होता है। लेंटिकल जो होता है, दीज आर स्मॉल पोर्स विच आर अकर एट द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड स्टेम। बार्क नहीं, बार्क छिलका। बार्क में स्मॉल पोर्स होते हैं। ये पोर्स जस्ट लाइक एक स्कार्स होते हैं। स्कार्स मीन धब्बा। ये एक धब्बा सा होता है जिसके जरिए भी 1 to 2% ट्रांसपायरेशन होता है, और क्यूटिकल के जरिए 5 to 6 या 5 to 7% ट्रांसपायरेशन है, और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन 90% ट्रांसपायरेशन है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए होता है। तो स्टोमेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर in the physiology of the plant body by means of its gaseous exchange occur, and as well as transpiration occur by means of stomata, जिसके जरिए एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा हीट खारिज होता है। अब जनाब आप लोगों के बुक में एक चीज़ दिया है, वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये है कि ये आप लोगों के बुक में आगे दिया है, ट्रांसलोकेशन से भी आगे दिया, फ्लोएम के डिस्कशन के बाद। ये मैं इधर ही डिस्कस करना चाहता हूँ। mechanism of opening and closing of stomata, how the stomata open and how the stomata close। इसके बारे में दो थ्योरी है। नंबर एक है शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, शुगर स्टार्च hypothesis, and this is the best one theory about the opening and closing of stomata। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस वाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इस थ्योरी के मुताबिक ओपनिंग किस तरह होता है, हाउ स्टोमेटा ओपनिंग अकर। ओपनिंग ये याद रख ले, दिन के वक्त गार्ड सेल में ड्यूरिंग डे टाइम in guard cell, carbon dioxide is used, so pH of guard cell is high। high मतलब alkaline। so the stored starch of the guard cell, store starch of चौकीदार cell, guard cell, it will be converted into glucose by an enzyme। the name of that enzyme glucose, enzyme का नाम है ग्लूकोज स्टार्च फास्फोराइलेज, स्टार्च फास्फोराइलेज। Starch phosphorylase is the enzyme which catalyze this conversion। अब आप लोग देख ले, आप लोगों को MCQs में अगर आ गया, during daytime the pH of the guard cell is, ये पॉइंट याद रखें, ये हाई है। the pH of the guard cell during daytime is high or low, या अल्कलाइन या एसिडिक। तो आप लोग कहेंगे कि हाई या अल्कलाइन, both are the same thing। तो मीन what happened, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, what happened when the pH of the guard cell will high? When the pH of the guard cell will be high, so what happened in the guard cell? The stored starch of the guard cell will be converted into glucose। Another question,
The conversion of the stored starch of the guard cell into glucose occur in the presence of dash pH. MCQs है. In the presence of dash pH, high, low, acidic, both alkaline and high. To mean both alkaline या high is the same thing. Question. Another question ये है, during daytime, the conversion of the stored starch of the guard cell into glucose occur in the presence of high pH, which is catalyzed by dash enzyme. Enzyme का नाम है starch phosphorylase. Which one enzyme can catalyze the conversion of stored starch into glucose? That is starch phosphorylase. Is it clear? तो इस किस्म के पॉसिबल एमसीक्यूज. जब ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली जाहिर बात है माय डियर स्टूडेंट, इधर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज स्टोर स्टार्च से प्रोड्यूस हो गया. स्टोर स्टार्च कहां से आता है? रात जब हो जाता है तो गार्ड सेल में जितने ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है इनटू स्टार्च. आगे अभी आ रहा है. तो दिन के वक्त फिर ये स्टोर स्टार्च कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज में, और गार्ड सेल तो ग्रीन सेल्स होता है, फोटोसिंथेटिक है, ये खुराक खुद भी तैयार करता है, इसमें ग्लूकोज बनता भी है. ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल विल बिकम हाई, या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट विल बिकम हाई. अब ये ज्यादा पानी लेगा. डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, बाहर से सराउंडिंग सेल से पानी लेगा. पानी क्यों लेगा? पानी इस वजह से लेगा कि इसी गार्ड सेल का कंसंट्रेशन, सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है. When the solute concentration of the guard cell will become high, so automatically जब इसका solute concentration high है, water ज्यादा लेगा तो it will become bilge up, swell up. और जब ये swell up हो गया, the guard cell will move apart from one another and hence the stomata open. तो मेन पॉइंट इसमें ये याद रख ले कि दिन के वक्त गार्ड सेल का पीएच क्या होता है, तो दिन के वक्त पीएच ऑफ द गार्ड सेल विल बिकम हाई अल्कलाइन. क्यों? अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाई पीएच ऑफ द गार्ड सेल इन द डे टाइम विल बी हाई? ड्यू टू द यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. ठीक है. या कौन सा एंजाइम चाहिए? स्टार्च फास्फोराइलेज. अब इसका क्लोजिंग किस तरह होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह होता है? गार्ड सेल जो होता है, ग्लूकोज इन द गार्ड सेल, दिन के वक्त जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज इन गार्ड सेल, ये ग्लूकोज इन द गार्ड सेल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, सॉरी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू स्टार्च. पीएच क्या होगा? पीएच इज एसिडिक. एसिडिक का मतलब है लो. पीएच क्यों लो हो गया? रात के वक्त पीएच इस वजह से लो होता है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता है, यूज नहीं होता. द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्यूमुलेटेड इन द गार्ड सेल बिकॉज नाइट टाइम में तो लाइट नहीं है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन की वजह से pH of the guard cell will become low, mean will become acidic, और acidic pH में वही same enzyme starch phosphorylase काम करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. अब खुद देख ले, इधर स्टार्च फास्फोराइलेज काम करता है, स्टोर स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में. इधर स्टार्च फास्फोराइलेज एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है स्टार्च में. अब स्टार्च पानी में सॉल्युबल है? सॉल्युबल नहीं है. तो जब स्टार्च पानी में सॉल्युबल नहीं है तो गार्ड सेल का डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कम हो जाते. क्यों? सारी ग्लूकोज नहीं, इसके अंदर क्या है? स्टार्च है. इसके अंदर क्या है? स्टार्च. तो जब इसके अंदर स्टार्च है तो जनाब क्या होगा? स्टार्च तो पानी में सॉल्युबल नहीं है, द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल विल बिकम लो, और इससे पानी बाहर खारिज होगा. और जब पानी बाहर खारिज होगा इट बिकम फ्लैसिड. फ्लैसिड मीन come close to each other and hence we say the stomata close. So that is closed stomata. Which of the following factor cause closing of stomata in the night time? High pH, low pH, high concentration of glucose, high concentration of starch. Best option क्या है? Which of the following factor cause closing of stomata during night time? तो इसका best option है
high concentration of starch in the guard cell and low pH of the guard cell. These two are the main contributing factor which cause the closing of stomata during night time. Is it clear? And which of the following factor cause opening of stomata during daytime? High concentration of glucose in the guard cell and high pH of the guard cell. Is it clear? So this is all about, and that is the authentic theory about the opening and closing of stomata. Inshallah, my dear students, chapter number 10 में forms and function में next काम inshallah next lecture में continue करेंगे. Allah Hafiz.